हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। तो अभी तक हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन में टोटल जो टॉप 25 क्वेश्चन थे उसको देखा था। आज हम लोग 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसमें पूछा जा रहा है इवेंट ऑफ टीलोफेज आर, मतलब टीलोफेज जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एट दियर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। एंड ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियोलस गाल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म ऑल ऑफ एबव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो टीलोफेज स्टेज होती है उसमें ये सारी अवस्थाएं होती है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना और उसके अलावा इसका अपोजिट पोल पे जाना, फिर जो स्पिंडल फाइबर बने होंगे वो गायब होने लगते हैं, और उसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, वो फिर से बनने लगते हैं। ये सारी स्टेज होती है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 27 है फरो फॉर्मेशन डज नॉट अकर इन प्लांट सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस बिकॉज, मतलब जो प्लांट सेल होती है उनमें फरो का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फरो का फॉर्मेशन प्लांट सेल के अंदर क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा था कि इसके अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो रीजन दिया गया है एक्सटेंसिबल सेल वॉल, इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल, इसके अलावा एक्सटेंसिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें दिया जा रहा है एन एक्सेप्टेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो फरो होती है, फरो का फॉर्मेशन प्लांट सेल के अंदर नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है, इस वजह से इसमें फरो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें पूछा जा रहा है सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इसमें हमें कौन कौन से स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं उसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें है सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर इन प्लांट सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, ये सही करेक्ट आंसर है। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर सेकंड है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट्स डिस्ट्रप्टेड बिटवीन टू डॉटर सेल्स इन माइटोसिस, ये भी सही है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 3 है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज सिंसिस्टियम, ये भी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो चौथा है फरो फॉर्मेशन अकर्स इन एनिमल सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, तो ये भी सही है। तो इसमें जो चारों स्टेटमेंट हैं ये सभी सही हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। तो जो 29 है इसमें पूछा जा रहा है सेल विच डिवाइड बाय माइटोसिस इज, मतलब जो कोशिका है माइटोसिस में क्या होगा, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस सेल, इसमें जो भी ऑप्शन है सेल्स लाइनिंग गट, और उसके अलावा सेल स्टेम सेल्स और ऑल ऑफ दीज। तो जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है वो एपिडर्मिस में, लाइनिंग गट में, स्टेम सेल में, सभी के अंदर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। इसमें पूछा जा रहा है प्लांट सोज कंटिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ, जो पौधे होते हैं वो अपने पूरे जीवन काल में वृद्धि करते हैं, ऐसा कैसे होता है, किस वजह से है। तो ऐसा माइटोसिस की वजह से है, या एमाइटोसिस की वजह से है, मियोसिस के कारण, या ऑल ऑफ दीज। तो जो प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो आपको पता है सोमेटिक सेल की वजह से होती है। तो प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट जनरली माइटोसिस की वजह से होगा, क्योंकि हमें पता है माइटोसिस की प्रोसेस यूनिसेलर और थोड़ा सा जो कम विकसित टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होती है। मियोसिस वाली प्रोसेस ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होती है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोसिस हेल्प्स, जो माइटोसिस होती है वो किस में हेल्प करती है, ग्रोथ में, रिपेयर में, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है ग्रोथ और रिपेयर दोनों में हेल्प करती है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब ये ग्रोथ और रिपेयर जो सेल की होती है या फिर कोई बॉडी ऑर्गन होता है, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसमें ये हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू अबाउट मियासिस। जो मियासिस की प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें जो 32 नंबर है इसमें देखेंगे, पहले हम ऑप्शन को देखेंगे। इसमें दिया है इट इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज फेयर फर्टिलाइजेशन, रीस्टोर द डिप्लॉयड फेज। तो ये करेक्ट इसका स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें कह रहा है इट इन्वॉल्व द टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर and cell division called meiosis first and second but only a single cycle of DNA replication। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तीसरा है इट इन्वॉल्व्स द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम, ये भी करेक्ट है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है इसमें पूछा दिया गया है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस, मतलब मियोसिस में 4 सेल बनती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आला तीज। सभी मतलब इसके स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो मियोसिस की प्रोसेस होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह के टाइम पर होती है, जिसमें जो फर्टिलाइजेशन और डिप्लॉयड सेल होती हैं इनके फॉर्मेशन में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, वो मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड के थ्रू होता है, ये भी करेक्ट आंसर है। इसमें होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो रिकॉम्बिनेट करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को। इसमें पूछा गया है प्रोफेज फर्स्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेज बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। जो प्रोफेज फर्स्ट है वो कुल कितने फेजेज में इसको डिवाइड किया गया है। तो 33 का जो इसमें आंसर होगा, प्रोफेज फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये 5 सब स्टेजेज होती हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को। इसमें पूछा जा रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होता है। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो जाइगोटीन के टाइम पे बनता है। आपने नोट्स में अपनी लिखा होगा या अपने वीडियो लेक्चर जब इसका देखा था तो उसमें आपने देखा होगा कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो जाइगोटीन स्टेज में होता है, जिसमें 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो उसमें पेयरिंग करने लगते हैं। तो जाइगोटीन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। तो 35 में पूछा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है निम्न में से। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इन लैप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये करेक्ट है। दूसरा है ड्यूरिंग जाइगोटीन द हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम सो पेयरिंग। ये इसका गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी है कि अजमेटा इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म इन डिप्लोटीन। तो ये भी गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा यू एल शेप्ड होता है, ये जे शेप्ड नहीं होगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है पैकेटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये भी इसका इनकरेक्ट है। अभी अभी आपने जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन पढ़ा, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लैप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो ग्रेजुअली लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा जा रहा है रिकॉम्बिनेशन इज सीन इन। रिकॉम्बिनेशन को हम किस में देख सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो डिप्लोटीन में, जाइगोटीन में, सिनेप्टोटीन में या पैकेटीन में, अदरवाइज डाइकाइनेसिस में। तो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस पैकेटीन स्टेज में देखी जा सकती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें पूछा जा रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज विजिबल इन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में क्लियरली दिखता है।
तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि कंपाउंड और सिंपल हैंड लेंस इन सब माइक्रोस्कोप के थ्रू इसे नहीं देखा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें पूछा जा रहा है क्रॉसिंग ओवर इज एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर किस में होगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होगा, हेट्रोलॉगस के बीच में होगा, नॉन होमोलॉगस या ऑल ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका करेक्ट आंसर होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है वो आपने पढ़ा होगा कि जब इसमें प्रोफेज फर्स्ट वाली स्टेज होगी, प्रोफेज फर्स्ट के स्टेज में जो डिप्लोटीन स्टेज होती है उसमें बेसिकली क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि हमेशा क्रॉसिंग ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्रों के बीच में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें पूछा जा रहा है द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाई। जो डिप्लोटीन स्टेज होती है इसमें क्या होगा? तो डिप्लोटीन स्टेज के अंदर जो प्रोसेस होती है रिकॉम्बिनेशन होगी, सिनेप्सिस होगी, डी सॉल्यूशंस ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ टेट्रेड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी डिसॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है डाइकाइनेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई। डाइकाइनेसिस को हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, करेक्ट है। असेंबलेस ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये भी करेक्ट है। इसके अलावा इसमें है डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो सारी स्टेटमेंट इसकी सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। इसमें पूछा जा रहा है होमोलॉगस क्रोमोसोम गेट्स सेपरेटेड ड्यूरिंग। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं किस स्टेज के थ्रू? मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकंड में या टेलोफेज फर्स्ट में? तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेज फर्स्ट में। क्योंकि जो एनाफेज सेकंड होती है, एनाफेज सेकंड मियोसिस सेकंड में होगी, तो यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट जो होगी इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होके वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि वो पहले डिप्लॉइड होगा तो बाद में ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम में बदलता है, और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड क्रोमोसोम बनते हैं ये मियोसिस फर्स्ट में ही। तो एनाफेज फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा जा रहा है द स्टेज बिटवीन टू मियोसिस इज। मियोसिस की जो स्टेज होती है, मियोसिस 2 की स्टेज को क्या नाम देते हैं? एम फेज बोलते हैं, इंटरफेज कहते हैं, यस फेज कहते हैं या फिर इंटरकाइनेसिस कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे जब मियोसिस फर्स्ट होगा और उसके अलावा जो मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की जो स्टेज होती है उसे इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की स्टेज को हम लोग इंटरकाइनेसिस नाम देते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 43 में और 43 में है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? तो प्रोफेज फर्स्ट इज सिंपलर देन प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड इज सिंपलर देन प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज जो सेकंड है वो सिंपल होती है प्रोफेज फर्स्ट से, ये करेक्ट है, ये सही है। लेकिन इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रोफेज फर्स्ट इज लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, तो ये भी सही है, लेकिन इसमें ऑलरेडी ये इनकरेक्ट है तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर इन टेलोफेज फर्स्ट, तो ये भी करेक्ट आंसर होगा, बट इस हिसाब से ये गलत होगा क्योंकि इसमें इनकरेक्ट कहा है। तो एनाफेज सेकंड इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में इनकरेक्ट है क्योंकि एनाफेज सेकंड में जो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग इसकी नहीं होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 44 है जिसमें पूछा जा रहा है मियोसिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज। मियोसिस की जो प्रोसेस होती है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इसमें इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज करती है, हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इसका वो कन्वर्ट हो जाता है, इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, ये भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा सही होगा, ऑल ऑफ दीज, सभी स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट ड्यूरिंग।
ज़्यादातर जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं G1 फेज के अंदर, S फेज के अंदर, G2 के अंदर या फिर M फेज के अंदर। तो सेल ऑर्गेनेल जो डुप्लीकेट होते हैं इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो G1 फेज होती है इसे फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं। फर्स्ट ग्रोथ फेज में ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं और जो बचे रह जाते हैं वो गैप 2 फेज में होते हैं। तो इसका G1 और G2 दोनों आंसर होगा, लेकिन इसमें मोस्टली पूछ रहा है तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है G1, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर G1 होगा। ठीक है, क्योंकि G2 में भी सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट करेंगे, बट जो G1 फेज है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग फेज होती है, करीब 10 to 12 आवर होती है। तो इस हिसाब से इसका G1 फेज जो होगा वो ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। 46 है, रिडक्शन ऑफ द डिवीजन इज। रिडक्शन डिवीजन किस में होता है? मियासिस में होगा, माइटोसिस में होगा, दोनों में होगा या फिर किसी में? तो माइटोसिस डिवीजन जो होगा उसमें डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल का ही फॉर्मेशन होता है, मतलब 2n से 2n का ही फॉर्मेशन होगा। इसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। बट जो मियासिस डिवीजन होता है इसमें डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि इसमें जो मियासिस डिवीजन होगा इसे रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें पूछा जा रहा है द मेन डिफरेंस बिटवीन डिवाइडिंग एन एनिमल एंड प्लांट सेल लाइज इन। जो एनिमल और प्लांट सेल होती है उसमें डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है? सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होती है। इसमें डिफरेंस बिटवीन, अच्छा डिफरेंस पूछा है एनिमल और प्लांट सेल के अंदर, तो हमें डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस में इसमें है सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा और उसके अलावा इसमें क्रोमोसोम मूवमेंट होगा, क्वालिंग ऑफ क्रोमोसोम होगा, क्वालिंग ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन होगा। तो इसमें बी, सी और डी ये सारी प्रोसेस होती हैं। ये कॉमन प्रोसेस है दोनों के अंदर, लेकिन जो डिफरेंस है इन दोनों में, प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट बनती है जिसके थ्रू एक सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 में पूछा जा रहा है, यहाँ पे 48 है क्वेश्चन, इसमें 48 में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट डिवाइड वंस इट इज डिफरेंशिएटेड। जो कोशिकाएं होती हैं वो डिवीजन एक बार में नहीं करती हैं, ये डिफरेंशिएटेड होती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, नर्व सेल होती हैं, माइलियॉइड सेल होती है या ग्लियल सेल्स होती हैं। तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो नर्व सेल हो जाएगा, क्योंकि सभी सेल के अंदर संसार की जो भी कोशिकाएं होंगी सब में माइटोसिस टाइप का डिवीजन होगा। जो जर्म सेल होती है उसमें मियासिस टाइप का डिवीजन होता है, बट जो नर्व सेल होती हैं ये सबसे डिफरेंट, इनमें डिवीजन की प्रोसेस नहीं होता है, मतलब ये कभी डिवीजन नहीं करती हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें पूछा जा रहा है माइटोसिस अकर इन। माइटोसिस की प्रोसेस होती है हैप्लॉयड सेल्स ओनली, हैप्लॉयड में केवल होगी, डिप्लॉयड सेल्स ओनली, केवल डिप्लॉयड में होगी, या फिर ट्रिप्लॉयड सेल्स ओनली, या फिर दिया गया है बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी वाला, क्योंकि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल्स के अंदर माइटोसिस की प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और इसी के साथ जो आज की सीरीज का जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, इसमें देखेंगे इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज बिकॉज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग स्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो सेल होती है वो, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सेल हैज स्टॉप डिफरेंशिएटेड, कोशिका विभाजन करना बंद कर देती है। इसके अलावा इसमें क्या होगा, सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, कोशिकाएं मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाती हैं। नो विजिबल चेंज अकर्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कोई भी दिखने वाले चेंजिंग नहीं होती हैं। सेल डू नॉट ग्रो, कोशिका में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो विजिबल चेंजेज अकर इन द न्यूक्लियस। इस तरह से आज का जो टोटल 25 क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।